अच्छा, अब बात करते हैं कैप 7 के ऊपर, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट करके पढ़ाया जाता है, हालांकि उसके अंदर चंद बातें हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे और बच्चों के लिए आसानियां करेंगे। सही, सबसे पहले कंसोलिडेशन इसलिए कर रहे हैं हम लोग अपने रिफ्रेशर कोर्स करना, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्लासेस चलेंगी। सही। अच्छा, जरा सिंपल हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि जो एसेट्स होते हैं वो क्या होता है, बेसिकली इक्विटी प्लस लायबिलिटी होती है। इक्विटी क्या है? इक्विटी क्या है बेसिकली? इक्विटी आपके पास है कंट्रीब्यूशन बाय ओनर्स, जो ओनर ने कंट्रीब्यूशन दिया प्लस जो प्रॉफिट कमाया, वो आपके पास टोटल इक्विटी हो गई। सही। अच्छा, अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हम लोग करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास नेट एसेट्स आ जाते हैं। सही। नेट एसेट्स किसकी इक्विवेलेंट आती है? ये किसकी इक्विवेलेंट है? ये आपके पास वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स्ड एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के। बिल्कुल, अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चला गया हूँ, ये तो अभी मैंने कंसोलिडेशन पे हम आए नहीं। तो बेसिकली कंसोलिडेशन की जब हम बात करते हैं तो हम लोग जो उसमें 3-4 मेन अजम्पशंस लेते हैं। पहली क्या? रिपोर्टिंग एंड एक्विजिशन डेट्स आर सेम। सही। अगर सेम नहीं है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, हम लोग फिर क्या निकालेंगे उससे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। सही। दूसरी क्या चीजें उसमें होती है? नहीं, एक तो डेट्स है, दूसरा हमारे पास क्या होता है? कंसिडरेशन पेड। जाहिर, जब आप एक्वायर करेंगे किसी कंपनी को तो आपने कंसिडरेशन को पे किया और कंसिडरेशन पेड आ जाएगी। सही। और आपने क्या शेयर्स एक्वायर्ड कर लेंगे, उसका जो शेयर है वो आप एक्वायर कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे? आप उस एसेट्स के पहला जो स्टेप, पहला स्टेप क्या है कि आप उस सब्सिडरी के, सर पहले ये तो बताएं कि सब्सिडी कैसे? सर सब्सिडी ये है कि आपके पास उस कंपनी का कंट्रोल, कंट्रोल कैसे आता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 50% आपके पास शेयर होल्डिंग आ गई। सही। ग्रेटर देन इक्वल टू 50% आपके पास शेयर होल्डिंग है तो आपके पास उस कंपनी का क्या कंट्रोल है? अब वो किसी के भी जरिए हो, बोर्ड्स के जरिए हो, वैसे तो आपके पास जो है वो शेयर होल्डिंग मौजूद है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या स्टेप करेंगे हम कंसोलिडेशन के अंदर? कंसोलिडेशन के बारे में एक चीज आप जरा नोट कर लें कि इट इज एन एडिशनल डिस्क्लोजर। भाई ये एडिशनल डिस्क्लोजर है, यानी क्या है कि जब सब्सिडी है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग प्रेजेंट कर रही है, पेरेंट जो है अपनी अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक तीसरी चीज क्या आएगी? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगी, जिसमें सब्सिडी भी आ जाएगी, पेरेंट भी आ जाएगी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ जाएगी। तो बेसिकली क्या है ये? कंसोलिडेशन इज जस्ट, इट इज जस्ट अ मेमोरेंडम रिकॉर्ड only for users of फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो यूजर्स है उसके लिए क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं उसके लिए क्या है? एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड है और कुछ नहीं है। सही। अच्छा सर, इसमें पेरेंट क्या चीज है? पेरेंट वो है जिसने एक्वायर्ड किया हुआ, जिसके पास कंट्रोल है, और जिसको कंट्रोल किया हुआ वो क्या बन गई? सब्सिडी बन गई। ठीक है। अच्छा सर, अब आपके पास यानी क्या बात अभी तक हमने सीखी? अभी तक हमने ये सीखा कि एक एडिशनल डिस्क्लोजर है, यानी सब्सिडी की अलग बनेंगी, पेरेंट की अलग, और एक कंसोलिडेटेड अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, ताकि हमारे पास क्लियर पिक्चर आए और लोगों को कोई धोखा ना हो। सर अभी तक हमने कंसोलिडेशन स्टार्ट की नहीं, अभी तक हम सिर्फ उसके बेसिक्स के ऊपर मौजूद है, कंसोलिडेशन स्टार्ट हमने नहीं की है। बेसिक्स के अंदर हमने क्या क्या बातें की? एक हमने बात की कि रिपोर्टिंग और एक्विजिशन डेट्स जो है वो सेम होती है, कंसिडरेशन जो है वो पे की जाती है। कंसिडरेशन अगर पे की जाएगी तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे? गुडविल। शेयर्स कितने एक्वायर कर रहे हैं, इसमें आपके पास परसेंटेज वो बताएगा किस परसेंट के ऊपर क्या चीज है। सही। अच्छा,
सर सर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं इसको। सही, आगे किस तरीके से लेके चलेंगे, मैं ये कहता हूँ कि एक कंपनी है, कंपनी ए ने अक्वायर कर लिया है कंपनी बी को। सही, अब क्या करना है, अक्वायर कर लिया कंपनी बी को, और जो कंपनी बी को अक्वायर किया है तो वो एक बात में हमें कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कंपनी बी की जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरा मैं बना के दिखा दूं, ए और बी हमारे पास है। सही, थोड़ा सा मैं इसको प्रैक्टिकल लेके चल रहा हूँ एस्पेक्ट पे। सही, एनसीए नॉन करंट एसेट्स, आपके पास पीपीई दिया हुआ है, पीपीई 65,000 का ही है, 24 का ही है। सही, इन्वेस्टमेंट की है ए ने बी के ऊपर, इन्वेस्टमेंट की है कितने की, 25,000 की। सही हो गया। अच्छा, ये टोटल कितना हो गया, ये 90 का हो गया, ये कितने का हो गया, 24 का हो गया। अच्छा, फिर क्या है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स हमें दिए हुए 20 और 6, टोटल एसेट्स हमारे पास कितना हो गया, 110 के ये हो गए, ये 30 के हो गए। फिर हमारे पास इक्विटी देख ली, इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल 50 और ये 10। रिटेन अर्निंग्स जो है, रिटेन अर्निंग्स कितने की, 60 की और 20 की। सही, ये 30 हो गया, ये हमारे पास 110 आ गया। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ऑन एक्विजिशन डेट रिजर्व्स कितने हैं बच्चों, रिजर्व्स हैं 15,000। रिजर्व्स कितने के, 15,000। इससे साफ बात चल रहा है कि ए ने बी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, नहीं, ए ने बी को किया, कंसोलिडेशन किया तो 25,000 रुपए की। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख लिया अपने पास, हाँ सर लिख लिया, ठीक है। अब जरा इसको आगे लेके चलते हैं, और सबसे पहले हम निकालेंगे नेट एसेट्स सब्सिडी। पहला स्टेप हमें क्या करना है, सबके अंदर नेट एसेट्स निकालने हैं सब्सिडी के। किस दिन, दो डेट्स के ऊपर, एड एक्विजिशन डेट के ऊपर और रिपोर्टिंग के ऊपर, दोनों डेट्स के ऊपर हम जाके नेट एसेट्स इसके कैलकुलेट करेंगे। पहला स्टेप क्या है, वो ये। अब जरा वो कह रहे हैं ऑन एक्विजिशन डेट के ऊपर रिजर्व्स कितने, 15,000 के हैं। सही, और वैसे रिजर्व्स कितने दिए हुए, आपके पास 20,000 के। सही, 10 और 20 दिया हुआ। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, शेयर कैपिटल एक्विजिशन डेट पे कितना है, 10, रिजर्व्स कितने हैं, 15,000 के एक्विजिशन डेट के ऊपर से हमें लिख के दिया, और 20 का हमें रिपोर्टिंग के ऊपर दिया हुआ। तो ये कितना बन गया, ये 30, ये कितना बन गया, ये बन गया 25। फर्क कितना आ गया, बच्चों, 5,000 का फर्क आ गया, $5,000 कह लें, या 5 का फर्क आ गया। सही, ये जो 5 का फर्क है, ये क्या है, ये आपके पास पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। बस आप समझेंगे, पहला स्टेप आपने कर लिया है, ये पोस्ट एक्विजिशन आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। सही, इस सवाल के अंदर कोई कंसिडरेशन दी हुई, इस सवाल के अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं है। अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसका मतलब कि कोई गुडविल वाली कैलकुलेशन अभी हमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन से हम लोग क्या निकालते हैं, गुडविल। तो पहला स्टेप क्या है, नेट एसेट सब्सिडी के आपको एक्विजिशन डेट पे और रिपोर्टिंग डेट के ऊपर करना है। जो भी फर्क आएगा रिपोर्टिंग के ऊपर 5,000 यानी पोस्ट एक्विजिशन आपके पास प्रॉफिट आ गया। दूसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर गुडविल कैलकुलेशन करते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। वो आगे चल के हम देखेंगे किस बेसिस पे ऊपर करते हैं, कैसे नहीं करते। सही, थर्ड जो आप करते हो, थर्ड आप क्या करोगे, थर्ड पे आप कैंसिलेशन एंट्री पास कर दो। सही, सही है भाई, कैंसिलेशन एंट्री बहुत जरूरी होती है।
कैंसिलेशन एंट्री की क्या फायदा? देखिए ना, कैंसिलेशन एंट्री से ये होगा कि कंसोलिडेटेड बुक्स के ऊपर आप एक जब एंट्री बना दोगे, थर्ड स्टेप पे जब कैंसिलेशन एंट्री बनाओगे, जैसे इसमें मैं देखता हूँ शेयर कैपिटल कितने का है, शेयर कैपिटल कितने का 10,000, रिजर्व्स आपके पास कितने के 15 के, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की 25, ये आपके पास क्या हो गई, कैंसिलेशन एंट्री हो गई। ये कब एंट्री हो रही है, ये आपकी कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर हो रही है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हो रही है, सही। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि अब हम लोग टोटल रिजर्व्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन कर रहे हैं रिजर्व्स की और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, पीपीई। पीपीई हमारे पास कितना दिया हुआ था, पीपीई हमें दिया हुआ है 65,000, तो पहले उसका था ए का, और 24 जो है वो बी का है, तो कंसोलिडेटेड में कितना आ गया 89। नेट करंट एसेट्स, करंट एसेट्स हमारे पास कितने थे 20 के, और 6 के सब्सिडी का, तो कितने हो गए, ये 26 हो गए। टोटल हमारे पास एसेट्स कितना आ गए 115 के। अच्छा, इक्विटी देख लें आप, इक्विटी में ये होगा कि जो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल एज इट इज, जो आपके पास एक है, यानी जो एक्वायरर है, इसको एक्वायरर भी कहते हैं, या जो पेरेंट है, सीधा सीधा आपके पास ये जो है शेयर कैपिटल इसी का रहेगा। सही, ये बात आप लोगों को क्लियर हुई कि शेयर कैपिटल जो है वो आपके पास एक्वायरर का एकदम से रहेगा। तो जब हम आगे मेंशन कर रहे हैं उसमें शेयर कैपिटल इसी का। अच्छा, फिर मैंने आपको एक चीज बताई, मैंने कहा बेसिकली आपके पास ये क्या है, मैंने यहाँ पे आपको बताया इक्विटी। इक्विटी क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय ओनर्स प्लस प्रॉफिट। तो इसमें मैंने एक चीज लिखी थी, 5,000 का मेरे पास क्या आ रहा था बच्चों, 5,000 का मेरे पास आया था पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। क्या आ रहा था, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, यहाँ पे 5 का। तो मेरे पास जो रिजर्व्स है, शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का 50, और रिजर्व्स, रिजर्व्स कैसे आएंगे, रिजर्व्स कितने थे पेरेंट के, रिजर्व्स थे पेरेंट के 60, और 5 का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो कितना हो गया 65, ये कितना बन गया 115। सही, ये हुआ। अब आपको इसी के ऊपर कोई सा भी सवाल आ जाए, इन्हीं 4 स्टेप्स के ऊपर हम लोग लेके चलेंगे। सही, इसके अंदर एक और चीज की जो 5वां स्टेप हम ऐड करेंगे वो आएगी एनसीआई की कैलकुलेशंस। वो जैसे कि जैसे आता रहेगा, और इसके अंदर डिफरेंट एंट्रीज हम लोग पास करते जाएंगे। जैसे इंट्रा की एंट्रीज हो रही है, अक्सर धोखा देने के लिए क्या होता है कि सब्सिडी और उसके दरमियान जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको बार बार किया जाता है, जो आपस में ट्रांजेक्शन है उसको किस तरह से रिपोर्ट किया जाएगा, ये एक बड़ा डिलेमा होता है। तो उस चीज के लिए मद्देनजर रखते हुए क्या होगा कि हम लोग इसकी एंट्रीज को अलग से देखेंगे, फिर इम्पेयरमेंट को देखेंगे। इसी तरह हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे ताकि हमारे ये जो लेक्चर चल रहा है इसके अंदर लोगों को हर चीज आसानी से समझ आए। सही, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और अनसोल्ड स्टॉक के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। सही है, फिर हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल्स और पेएबल्स, यानी क्या एक का रिसीवेबल और एक का पेएबल, तो एडजस्टमेंट्स को क्या किया जाए, किस तरीके से देखा जाएगा, इस तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये छोटी सी बात जो है, छोटी सी एग्जांपल जो है ये समझ आ गई होगी। सही, अच्छा आगे चलते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको बाइफरकेट किया हुआ है डिफरेंट एग्जाम्पल्स के अंदर। मगर यहां तक आप लोग उतार लें, सिर्फ ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया मैंने अभी आपको। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी सवाल है विदाउट लुकिंग एट इट, आपको सबसे पहला क्या काम करना है, आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालना है।
अभी तक हम लोग जो परसेंटेज के ऊपर तो आए नहीं कि कितने परसेंटेज की ओनरशिप है। अभी तक आप ये अज्यूम करेंगे हम लोग 100% ओनरशिप की बात कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं। अगर वो परसेंटेज चेंज होगी तो फिर हम लोग एनसीआई वगैरह, अगर लेस देन 100% है तो फिर आपके पास एनसीआई आ जाएगा, डेट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सही, आई होप आप लोगों ने उतार लिया, उसको जरा उतार लें। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन।